भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले फंडामेंटल राइट्स, मूलाधिकारों का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 व 32 से 35 में है। मूलाधिकारों को यूएसए से आयातित किया गया है। मूलाधिकारों को यदि किसी विधानमंडल या संसद के द्वारा बनाए गए कानून से किसी प्रकार की हानि होती है तो उसे न्यायपालिका के द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है। मूलाधिकारों की अहम भूमिका भारतीय भूभाग में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति और नागरिक के संपूर्ण विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। नमस्कार साथियों, मैं ललित धानावत, जीएस फैकल्टी, बाजीराव द स्टडी सर्किल, अलवर, राजस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे आज की वीडियो लेक्चर फंडामेंटल राइट्स की सीरीज में और मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके विद ललित धानावत सर। आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता या समता के अधिकार की, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 आर्टिकल 14 टू 18 में है। हम इस वीडियो लेक्चर में आर्टिकल 14 पर डिस्कस करेंगे। 15, 16, 17, 18 के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स हमारे होंगे। आज हम सिर्फ आर्टिकल 14 में, जिसमें विधि के समक्ष समानता एवं विधि का समान संरक्षण, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का उल्लेख जिसके अंदर है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, दरअसल ये जो आर्टिकल है काफ़ी स्टूडेंट्स को इसे समझने में बहुत कठिनाई महसूस होती है। आज की वीडियो लेक्चर में इस आर्टिकल को हम बहुत ही सरल भाषा में, सरल शब्दों में मैं आपको इसको समझाऊंगा। समता या समानता का जो अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में मैंने आपको बताया यह उल्लेखित है, और हम इसमें सिर्फ अनुच्छेद 14 पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो समता का जो सिद्धांत है वो मौलिक आधार है। इसकी छवि हमें जो संविधान का भाग 4 है उसमें अनुच्छेद 38, 39, 39 के 43, 46 में भी दर्शित होती है। यहाँ आर्टिकल जो 14 है, आर्टिकल 14 जो है वो इस बात को क्लियर करता है कि इंडिया कंट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द स्टेट ऑफ इंडिया कैन नॉट डिनाई टू एनी पर्सन रेजिडिंग इन इंडियन टेरिटरी इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कहने का अर्थ यह हुआ कि जो भारत देश या भारत सरकार या भारत राज्य किसी भी व्यक्ति, अंडरलाइन दे, व्यक्ति शब्द में बोल रहा हूं, किसी भी व्यक्ति को जो भारतीय भूभाग में निवास कर रहा है, चाहे वो भारतीय है या वो गैर भारतीय है, उसे कानून के समक्ष, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण से, कानून के समान संरक्षण से उसे वंचित नहीं किया जा सकता। अब विशेष बात जो हमें खासतौर पर यहाँ देखनी है वो व्यक्ति शब्द को लेकर के देखनी है, क्योंकि व्यक्ति शब्द का उल्लेख आर्टिकल 14 में हुआ है। 15, 16, 17, 18 में व्यक्ति शब्द का उल्लेख नहीं है, वहाँ पर नागरिक शब्द का उल्लेख है। यहाँ व्यक्ति शब्द में सभी को शामिल किया गया है। व्यक्ति और नागरिकों में क्या अंतर है, इसको लेकर के इसी चैनल पर मेरे वीडियो जो लेक्चर है वो अलग से वो मौजूद है, जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से हमने स्टूडेंट्स के लिए डिफाइन किया हुआ है कि व्यक्ति की परिभाषा क्या है और नागरिक की परिभाषा क्या है। आप उसे सुन सकते हैं। जिसने सुन लिया है वो बेटर है, जो दोबारा सुनना चाहता है वो सुन सकता है, उसको देख सकता है, या जिसने नहीं देखा है तो वो दूसरे इसी चैनल पे वो उसमें वीडियो को देख सकता है। इसमें व्यक्ति और नागरिक के अंतर की बात यहाँ रखी गई है। तो आर्टिकल 14 में जो व्यक्ति शब्द को रखा गया तो हमें विशेष तौर पर यहाँ ध्यान रखना है। सेकंड बात जो हमें यहाँ देखनी है वो राज्य शब्द को लेके है। राज्य शब्द की जो परिभाषा है वो आर्टिकल 12 यानी कि अनुच्छेद 12 में दी हुई है, और अनुच्छेद 12 भी हमने इस पर एक अलग से वीडियो लेक्चर जो है वो बनाया हुआ है, वो भी इसी चैनल पर मौजूद है। तो राज्य जो है अनुच्छेद 12 के अनुसार जो राज्य माना गया है वो किसे माना गया है। देखिए, संघीय सरकार
संघीय सरकार, केंद्र सरकार और जो राज्य सरकारें हैं, उनमें उनकी जो विधि बनाने वाली जो संस्थाएं हैं, हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि जो केंद्र सरकार और जो राज्य सरकारें हैं, उनकी जो विधि बनाने वाली संस्थाएं हैं या अभिकरण हैं, वो राज्य कहलाते हैं, जिनको कानून बनाने और उस कानून का पालन कराने का अधिकार होता है, वो सभी राज्य की श्रेणी में आते हैं। राज्य की ऐसी संस्थाएं जो व्यवस्थापन का, कार्यपालन का, न्यायपालन का कार्य करती हैं, उन्हें प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समता का अधिकार और कानून का समान संरक्षण देना होगा। वो उन्हें वंचित नहीं कर सकते हैं। हमें इस बात को ध्यान रखना है। अब हमें जो बात जो नेक्स्ट हम आगे बढ़ें, उसके लिए मैं बीच में पहले आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जो समता का जो आदर्श है, वो हमें भारतीय संविधान में विशेष रूप से 2 जगह आपको दिखता है। एक तो प्रियम्बल जो उद्देशिका है, वहाँ पर विशेष रूप से जो प्रतिष्ठा है, अपॉर्चुनिटी है, उसके समता के अधिकार की बात, और दूसरा आर्टिकल 14। तो प्रियम्बल में और आर्टिकल 14 के अंदर आपको समता का आदर्श दिखेगा। अब हम यह भारतीय संविधान के संदर्भ में आपसे डिस्कस करते हैं कि भारतीय जो संविधान है, तो भारत के संविधान निर्माताओं के द्वारा विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इन दोनों में से किसको अपनाया गया? तो भारतीय संविधान के द्वारा इन दोनों फेजेस को सम्मिलित भारतीय संविधान निर्माताओं ने हमारे भारत के संविधान में इन दोनों फेजेस को शामिल किया है। दरअसल कुछ स्टूडेंट्स या माने ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस बात को थोड़ी जानकारी में अपने बना लेते हैं कि दोनों एक हैं, जबकि दोनों एक नहीं हैं। एक विचारणीय बिंदु ये है कि यदि दोनों एक होते तो संविधान निर्माताओं के द्वारा इन्हें संविधान में शामिल करने की आवश्यकता नहीं होती। दरअसल ये दोनों अलग अलग हैं। विधि के समक्ष समता अलग है और विधि का समान संरक्षण ये अलग है। ये बात थी हमारी भारतीय संविधान के संदर्भ में। अब हमें बात यहाँ ये देखनी है कि विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण हमने किन देशों से लिया है, किन देशों से आयातित हुआ है। तो आप ये ध्यान रखिए कि विधि के समक्ष समता जो है, यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ जो लिया गया है, ये ब्रिटेन की देन है, ब्रिटेन के संविधान से आयातित है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की जो बात है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब मैं आपको बहुत ही साधारण भाषा में इन दोनों को अलग अलग तरीके से समझाने वाला हूं और आप इस बात को इस बड़े ध्यान से समझें कि विधि के समक्ष समता क्या है और इसके अपवाद यदि कोई है तो वो कौन से हो सकते हैं, भारतीय संविधान के संदर्भ में इसकी भूमिका कौन सी है। दरअसल आप ये ध्यान रखिए कि जो विधि के समक्ष समता है ये इंग्लैंड से जो हमने ली है, इंग्लैंड में दरअसल कॉमन लॉ जो है वहाँ से इसे लिया गया है। इंग्लैंड में रूल ऑफ लॉ, दरअसल एक प्रोफेसर हुए हैं प्रोफेसर एवी डाइसी। ये जो डाइसी जो नाम है ये बहुत बड़े विद्वान कानून के जानकार रहे हैं। इनका रूल ऑफ लॉ विधि का शासन जो है वो सिद्धांत इन्होंने दिया था। और डाइसी पर जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो अलग से बनेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में उस पर बनाऊंगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ इस पे जो बात कर रहे हैं वो आर्टिकल 14 पर बात कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट को एक एक टॉपिक क्लियर हो सके। इंग्लैंड में दरअसल जो कानून चलता था वो राजा का बनाया कानून चलता था और राजा जो है वो अपनी इच्छा से ही व्यक्ति या उसके पद को देख कर को ट्रीट किया करता था। लेकिन विधि का जो विधि के समक्ष जो समता वाला सिद्धांत है ये इस बात को शो करता है कि सिर्फ कानून का शासन होना चाहिए, न कि किसी संस्था का शासन हो, न किसी राजा का शासन हो, न किसी संगठन विशेष का शासन हो या व्यक्ति विशेष का शासन हो। शासन जो हो वो कानून का शासन हो, यानी कि विधि से ऊपर, कानून से ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमारे देश के संविधान की हम बात करें तो हम देखते हैं कि संविधान से ऊपर हमारे यहाँ कुछ नहीं है, कानून से ऊपर कुछ नहीं है। तो रूल ऑफ लॉ को भारतीय संविधान के द्वारा अपनाया गया है
उसके रूल ऑफ लॉ को खासतौर पे ध्यान दें कि रीजन ये है कि हमारे देश में जो है वो लोकतंत्र है, लोगों का शासन है। और जब लोकतंत्र, लोगों का शासन हो तो वहां पर विधि के शासन की आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि विधि का शासन के अंदर ही, उसके अधीन ही सबको चलना होता है। सभी तमाम नागरिकों को, व्यक्तियों को विधि के शासन के अधीन ही रहना होता है। ये एक बहुत बड़ी स्थिति है अनुशासन को बनाए रखने के लिए। अब जो विधि के शासन की जो बात पर हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, तो उसमें दरअसल ये यहाँ जो विधि है इसकी नज़र में सब समान होते हैं, एक कॉमन आदमी से लेके और राष्ट्रपति तक। यदि इनमें कोई अपराध करता है और तो उस अपराध की जो सजा होगी वो सबके लिए एक होगी। क्यों? क्योंकि विधि के सामने सब समान हैं। इसमें अलग कोई ऐसा भेदभाव इसके अंदर नहीं होगा, कोई अलग अलग व्यवहार इसमें नहीं किया जा पाएगा। यही विधि के शासन का, रूल ऑफ लॉ का नियम है कि वो इसी बात को ध्यान रखता है कि किसी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो पाए, भेदभाव ना हो पाए। हमने कभी देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा या बुक्स पर, फोटोज में देखा होगा कि न्यायपालिका में, न्यायालय जो होते हैं उन न्यायालयों में एक न्याय की देवी की मूर्ति होती है। न्याय की देवी की जो मूर्ति, जो हाथ में तराजू उसके होता है, उसकी आंखों पर पट्टी होती है। आंखों पर जो काली पट्टी होती है वो इसी बात को शो करती है कि कानून के सामने सब समान है, क्योंकि वो देख ही नहीं रही है। और जब देख नहीं रहे हैं तो उसे पता ही नहीं है कि कौन राष्ट्रपति है, कौन कॉमन मैन है। इसलिए जो जैसा अपराध है सिर्फ वो सुनती है और उसी आधार पे अपना फैसला वो देती है। तो यहां पर समान विधि लागू होती है। एक दूसरी बात कि यहां इस विधि के समक्ष जो समता में नकारात्मक भाव आता है। नकारात्मक भाव क्यों आ रहा है? ये नेगेटिव जो अप्रोच में क्यों है? क्योंकि देखिए यहां पर राज्य कुछ देता नहीं है। व्यक्ति के जो विशेषाधिकार होते हैं उन विशेषाधिकारों को राज्य जो है नकारता है। तो राज्य दे नहीं रहा है, सिर्फ राज्य इस बात का ध्यान रख रहा है कि किसी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जितने भी लिखित संविधान हैं उन लिखित संविधानों के अंदर विधि के समक्ष समता की बात आती है। अब हमें भारतीय संविधान के संदर्भ में यहां देखें तो ऐसा नहीं है कि हम सार्वभौम रूप से इससे बंधे हुए हैं। हमारे भारतीय संविधान के अंदर कुछ ऐसे पद, कुछ ऐसे व्यक्तित्व मौजूद हैं जिन्हें इस विधि से परे रखा गया है। जैसे देश के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, उन्हें जो है शत्रु देश का कोई नागरिक है या शत्रु है, जासूस है, कोई विदेशी राजदूत है, इन्हें यहाँ से अलग रखा गया है, क्योंकि सब पर समान रूप से इसे लागू व्यवहारिक तौर पे नहीं किया जा सकता। जैसे उदाहरण के तौर पर आप इस बात को ऐसा समझिए कि जैसे एक पुलिस ऑफिसर है और उस पुलिस ऑफिसर ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए किसी अपराधी को गोली मार दी है, उसकी हत्या हो गई है। अब उसके साथ जो व्यवहार किया जाएगा वो ऐसा नहीं किया जा सकता जो कॉमन मैन के साथ किया जा रहा है, क्योंकि उसने जो उस अपराधी को गोली मारी है वो व्यक्ति कौन है? वो अपराधी है। उसने अपराध किया है, समाज को उससे खतरा है। और एक पुलिसमैन जो है उसकी ड्यूटी बनती है कि समाज के अंदर व्यक्ति को, नागरिक को वह एक शांतिपूर्ण माहौल में रह पाए, उनके लिए सुरक्षा प्रदान कर पाए। ये उसकी ड्यूटी का, उसका कर्तव्य है। तो उसने अपनी ड्यूटी निभाते हुए, अपनी कर्तव्य को निभाते हुए उसने उस अपराधी को गोली मारी, इसलिए उसको एक आम अपराधी के रूप में इस प्रकार का व्यवहार उसके साथ नहीं किया जा सकता। तो एक ये उदाहरण था आपको समझाने के लिए। ऐसी कंडीशंस में बहुत से अपवाद हैं, उन्हीं अपवादों पर अभी हम नेक्स्ट बार में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं डिस्कस आपसे जो कर रहा हूं वो करने वाला हूं विधि का समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पर अब मैं आपको इस टॉपिक को समझा रहा हूं। बहुत ही सरल भाषा के अंदर आप इसको समझने का प्रयास करें, बहुत इसको ध्यान से सुने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने इन दोनों को लिया है। इन दोनों को लेने के पीछे यानी कि दोनों फेजेज जो शामिल किए, क्योंकि ध्यान रखें दरअसल विधि का जो समान संरक्षण है ये
एक सकारात्मक भाव रखता है। अभी सकारात्मक भाव क्यों? क्योंकि राज्य जो है वो वंचित वर्गों को संरक्षण प्रदान कर रहा है। डिटेल इसका मैं आपको लूं, इससे पहले जो यूएसए के संविधान से इसे हमने लिया, इसका जो यूएसए का जो बैक इतिहास है, इसकी इंपॉर्टेंस यूएसए में डेवलपमेंट की क्यों हुई, इसे क्यों लिया गया, उस पर हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना है। उसकी बैक हिस्ट्री के लिए हमें थोड़ा सा बैक चलना पड़ेगा, हम जोड़ते हैं उसके लिए। तो देखिए 1861 में, दरअसल 1861 से 1865 और डेट की यदि हम बात करें तो 12 अप्रैल 1861 से 9 अप्रैल 1865 के दौरान लगभग ये टाइम मानिए कि लगभग 4 साल 3 सप्ताह और 6 दिन का लगभग इसमें समय हो गया। यहाँ एक वॉर चला था जिसे सिविल वॉर कहा जाता है, और सिविल वॉर जो था वह यहाँ के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के मध्य था। ये एक नागरिक विद्रोह था। इस सिविल वॉर में कारण बहुत थे, लेकिन जो मुख्य रूप से जो कारण माना जाता है वो दास प्रथा मानी जाती है, दासता मानी जाती है। दरअसल काले जो लोग थे, वो काले लोग गोरे लोगों के यहाँ दास थे, उनको दास बना के रखा हुआ था। उत्तरी जो राज्य हैं उनका जो विचार था, एक तो संघीय एकता को बनाए रखना और दूसरा महत्वपूर्ण विचार था दास प्रथा को हटाना, इसे समाप्त करना। दास प्रथा को समाप्त करने में अब्राहम लिंकन की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। ये मानिए पूरा श्रेय जो जाता है दास प्रथा को समाप्त करने का, वो अब्राहम लिंकन को जाता है। इतिहास की जानकारी हम आपको दे देते हैं कि आप ध्यान रखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति के पद को यदि हम देखें तो वहाँ प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बराक ओबामा रहे हैं। बराक ओबामा से पहले कोई भी काला व्यक्ति, कोई भी अश्वेत व्यक्ति वहाँ का राष्ट्रपति नहीं बना था। तो जब ये वॉर चला, हालांकि अमेरिका का संविधान 1789 में बनके तैयार हो चुका था, तो जब वॉर हुआ तो उसके बाद जो अमेरिका की संसद है, जिसे कांग्रेस कहा जाता है, उसने 14वां संशोधन 14th अमेंडमेंट किया संविधान में, और उसमें रंग भेद को समाप्त किया, दास प्रथा को समाप्त किया। दास प्रथा के विरुद्ध वहाँ कानून बना और उसे एकदम समाप्त किया गया, कंप्लीट रूप से उसे रंग भेद को खत्म किया गया इस कानून के 14वें संशोधन के द्वारा। हालांकि संशोधन 13वां, 14वां, 15वां संशोधन हुआ था, लेकिन 14वें संशोधन में शामिल जो था वो रंग भेद को लेकर था। तो इस कारण से ये कानून जो यूएसए में आया था विधि के समान संरक्षण का, इसमें जो कानून है वो कानून समान संरक्षण प्रदान करता है। दरअसल अब भारतीय संविधान के संदर्भ में इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। भारतीय संविधान निर्माता हमारे भारतीय समाज से पूर्णतः परिचित थे। दूसरा, विश्व में होने वाली जो क्रांतियां हैं, रूस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, इन क्रांतियों से भी भारतीय संविधान निर्माता और भारत की जनता जो थी वो परिचित थे इनके इतिहास से। अब सवाल हमारे पास ये था कि हमारे भारतीय समाज में ऐसा वर्ग भी था जो पिछड़ा हुआ वर्ग था सदियों से, और एक ऐसा वर्ग है जो विकसित वर्ग था। अब देश के विकास जो करना है वो इतना गैप लेकर, यानी कि एक असमानता को लेकर के नहीं किया जा सकता। देश का विकास तब होता है जब निचले तबके का व्यक्ति भी क्या हो कि वो उच्च स्थिति में आए, आर्थिक असमानता बिल्कुल ना हो, प्रतिष्ठा की असमानता ना हो, सभी वर्गों में समानता हो। यहाँ इस बात को ध्यान रखा जाता है ताकि देश उन्नति कर सके, तरक्की कर सकते। पिछड़े हुए समाजों को आगे लाने के लिए इस प्रकार के कानून को जो विधि का समान संरक्षण है वो अपनाया गया, क्योंकि ये जो है असमानता को समानता प्रदान करने वाला कानून है। यहाँ परिस्थिति के अनुसार पृथक पृथक व्यवहार किया जाता है। अब विचारने बिंदु यहाँ पर यह है कि देखिए, भारतीय समाज में एक ऐसा वर्ग जो विकसित है, उसके साथ जो व्यवहार समानता का किया जा रहा है वही व्यवहार एक विकसित वर्ग के साथ नहीं किया जा सकता। एक व्यवस्था यहाँ पर रखी जाती है। इसके लिए दरअसल न्यायपालिका भी बात कहती है कि डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए कोई ऐसा तो नहीं, संविधान के अंदर कोई कानून की इसको बात रखी जाती है, लेकिन ऐसा है कि इनका
जो वर्गीकरण है उस क्लासिफिकेशन के आधार पर संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। जो राज्य में जो वंचित वर्ग है उसके लिए वर्गीकरण जो किया जाता है, अलग अलग उनके आधार पर राज्य सरकारें जो हैं उनको अनुच्छेद 15 के सेक्शन 3 में इस प्रकार की व्यवस्थाएं दी हुई हैं कि राज्य सरकार जैसे बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, विकलांगों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, इनके विकास के लिए अपनी योजनाएं जो हैं वो तैयार कर सकती है, अलग से उन्हें संरक्षण दे सकती है, उन्हें रोका नहीं जा सकता। क्योंकि विधि का जो समान संरक्षण है वो कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा देता है। रीजन वही है कि हमारा जो पिछड़ा वर्ग है समाज का, उसको आगे लाना बेहद जरूरी रहा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग आरक्षण का लेकर के चलते हैं, तो आरक्षण जो देने के पीछे उद्देश्य रहा, क्योंकि आरक्षण स्थायी व्यवस्था नहीं है, एक तरीके से आरक्षण को हम एक योजना का नाम दे सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए रहा है कि एक जो पिछड़ा वर्ग है वो वर्ग जो है अपनी उच्च स्थिति में एक बार आ जाए, उसे भी प्रतिष्ठा की समानता जो है उसे प्राप्त हो जाए, तो ये हटा दिया जाएगा। अब नहीं हटाया गया या हटेगा नहीं हटेगा, ये हमारा अभी फिलहाल डिस्कस का मुद्दा नहीं है। अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं विधि के शासन के अपवादों पर। जैसा मैंने आपसे कहा कि जो विधि का शासन है इससे हम पूर्ण रूप से बंधे हुए नहीं हैं, इसमें कुछ अपवाद हैं जिन पर यह विधि यह फेज लागू नहीं होता है। जिसमें पहला है नागरिक अनागरिक को संरक्षण। दरअसल अनुच्छेद 14 में मैंने आपको बताया कि नागरिक शब्द के स्थान पर व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका आशय जो रखा गया है वो क्या है कि व्यक्ति भारत के किसी भूभाग में रहने वाला व्यक्ति, चाहे वो भारतीय है या वो गैर भारतीय है, वो समान विधि के अधीन होगा। जबकि अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 का जो लाभ है वह लाभ सिर्फ नागरिकों को दिया हुआ है। दूसरा अपवाद यहाँ आता है आर्टिकल 361 यानी कि अनुच्छेद 361। इसमें दरअसल उल्लेख जो है वो देश का राष्ट्रपति और राज्यों की जो राज्यपाल हैं वो अपने कर्तव्य पालन और शक्ति प्रयोग में किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। इसलिए इस विधि के समक्ष समता जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इसके लिए ये भी अपवाद हैं, इन्हें इनसे दूर रखा गया है। क्योंकि राष्ट्रपति यदि संविधान का अतिक्रमण करता है या कोई ऐसा अपराध करता है तो उसके साथ जो व्यवहार है न्यायपालिका के द्वारा वैसा नहीं किया जाएगा जो आम आदमी के साथ किया जा रहा है। ये राज्यपालों के ऊपर भी लागू है। इनके खिलाफ यदि कोई दीवानी कार्रवाई यदि की जाती है तो उसके लिए 2 माह का अग्रिम नोटिस देना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट जो आता है वो है अनुच्छेद आर्टिकल 105 इसमें जो संसद सदस्य हैं, जो एमपीज होते हैं, उन संसद सदस्यों को, एमपीज को, जो आम नागरिक हैं, उन नागरिकों से ज़्यादा विशेषाधिकार जो प्राप्त होते हैं, वो विशेषाधिकार भी जो है या जो समता के अधिकार का उल्लंघन उन अधिकारों को नहीं माना गया है। एक आर्टिकल जो आता है 194 नंबर का जो अनुच्छेद है उसमें उल्लेख है राज्य विधानमंडल सदस्यों का, एमएलएज का, उन्हें भी नागरिकों से ज़्यादा कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं और ये विशेषाधिकार जो उन्हें दिया गया है वो भी अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं माना गया है। नेक्स्ट जिस आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं ये है 39 अनुच्छेद 39 जो है, इसके अधीन जो पारित विधि है उस विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसमें जो धन के समान वितरण का उल्लेख आता है, जिसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट जब वीडियो पर आएंगे उस पर हम लोग डिटेल से इसमें करेंगे। दरअसल जो भ्रमणकारी जो व्यक्ति होते हैं वो इससे अलग हैं, उन्हें इसमें शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि वो आए घूम के यहाँ चले जाएंगे। विदेशी राष्ट्राध्यक्ष होते हैं या विदेशी जो राजदूत हैं और विदेशी राजनयिक जो होते हैं, उन्हें विधि के शासन से, रूल ऑफ लॉ से मुक्त रखा गया है, वो इसके अधीन नहीं आते हैं।
तो आदरणीय साथियों, हमारी जो डिस्कस आज के इस वीडियो लेक्चर में था वो आर्टिकल 14 पर था। मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि आप आर्टिकल 14 जो है उसे बहुत आसान इस भाषा में समझ गए होंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारा, ये इंडियन सिविल सर्विस जो है का एग्जाम्स जो होते हैं, प्री मेंस और आरएएस प्री मेंस, स्टेट्स जो हैं, स्टेट लेवल पर जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं पीएससी एग्जाम्स में, एसएससी राजस्थान का जो रीट का पेपर हो रहा है वो, सब इंस्पेक्टर, इधर आपका जो पटवार पेपर है, इन तमाम टॉपिक्स में, इसके अलावा भी बहुत से एग्जाम्स हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण ये टॉपिक होता है। और दोबारा हमारी जैसी जो है ये स्थिति होती है कि मैं जब वीडियो लेक्चर बनाता हूँ तो पूरी इस मेहनत के साथ हम बनाते हैं कि ताकि स्टूडेंट को किसी प्रकार से कन्फ्यूजन ना बढ़े और ज़्यादा किताबों को उसे खंगालना ना पड़े। आपको सफिशिएंट मैटर, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जो हमने बताया है, उसके लिए सफिशिएंट मैटर इस वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाता है। हमारा उन विद्यार्थियों से निवेदन है जो पहली बार इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, वो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब जो है हमारी हौसला अफजाई करता है। और अन्य सभी विद्यार्थी अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि इसका लाभ और भी विद्यार्थियों को मिल सके। खुद सब्सक्राइब करें, औरों से कराएं, लाइक करें, और यदि कोई सवाल आपका है तो उसे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, या जो व्हाट्सएप नंबर हम आपको दे रहे हैं इन पर आप हमें इस पर लिख के डाल सकते हैं। हम आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर आपको देंगे। अगले वीडियो लेक्चर के साथ जल्दी मैं आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।